सो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है सक्सेशन प्लानिंग। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? सक्सेशन प्लानिंग एक तरह की प्लानिंग ही कही जा रही है या स्ट्रेटजी हम कह सकते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अब आइडेंटिफाई करती है अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के अंदर एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट। यानी कंपनी अपने जो एम्प्लॉय उनके यहाँ वर्क कर रहे हैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट मान के चलती है। किसके लिए? फॉर फिलिंग फ्यूचर वैकेंसीज जो कि क्रिएट हो जाएंगी सडनली किसी और की पोजीशन पे बैठे हुए पर्सन के छोड़ने पर। बात समझ में आई आप लोगों के? कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के अंदर एक पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढती है कि क्या ये कैंडिडेट फ्यूचर में यदि कोई की पोजीशन पर बैठा पर्सन नौकरी छोड़ गया तो उस वक्त ये पर्सन हमारे यहाँ पे उस पोजीशन को संभालने के लिए कैपेबल है या नहीं। इस तरह की प्लानिंग को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, जैसे हमने पहले भी कहा, क्योंकि ये इंश्योर क्या करती है कि टैलेंट और स्किल्स हमारे यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन को इसकी नीड पड़ेगी, यानी कोई की पर्सन अगर जॉब पे छोड़ गया, व्हेन अवर ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड, तो क्या ये पर्सन उस पोजीशन को संभालने लायक कैपेबल है या नहीं। इसकी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को देखना सक्सेशन प्लानिंग कहा जा रहा है। टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर, यानी टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ को सर्च करती है जिनके अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं और नॉलेज है। तो सक्सेशन प्लानिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। कंपनीज की पोजीशन के रिप्लेसमेंट में किसी पोटेंशियल कैंडिडेट को वहाँ पे स्टेबल करने के लिए सक्सेशन प्लानिंग या टैलेंट मैनेजमेंट कई बार करती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपने बेंच जो स्ट्रेंथ है हमारी एम्प्लॉयज़, उनको फर्स्ट बेंच के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी जो हमारे ये कहते हैं ना, जो हमारे जिनकी रैंक 3rd और 4th है, उनको हम फर्स्ट रैंक के लिए तैयार कर रहे हैं अंडर सक्सेशन प्लानिंग। प्रोसेस, अगर हम बात करें प्रोसीजर, तो प्रोसेस हम बाद में बात करेंगे इस टॉपिक के एंड में। प्रोसीजर क्या कहता है? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशन कौन कौन सी है। दूसरा, आप आइडेंटिफाई करिए कि आपकी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं और स्किल्स हैं। और उसके बाद ये देखिए, प्लान बनाइए कि किस एम्प्लॉय के अंदर किस चीज़ की कमी है और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो ये सक्सेशन प्लानिंग नॉर्मली 3 प्रोसेस के अंदर काउंट हो जाती है। अगर हम बात करें कि वाई सक्सेशन प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई पर्सन कभी ना कभी कोई ना कोई पोजीशन छोड़ के तो जा ही रहा है। चाहे वो रिटायर हो जाए, चाहे कोई और जॉब उसको मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है यदि कोई की पोजीशन पे बैठा हुआ पर्सन सडनली अगर नौकरी छोड़ गया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त जो रिस्क में आ जाएगी या जो उसको लॉस होगा या उसकी फंक्शनिंग रुक जाएगी, वो फंक्शनिंग उनकी ना रुके, प्रॉपर वर्किंग चलती रहे, उसको इंश्योर करने के लिए वी नीड सक्सेशन प्लानिंग। अब हम बात करते हैं बेनिफिट की। बेनिफिट क्या कहते हैं? सबसे पहला पार्ट तो ये कि ये एक इमरजेंसी प्लान है, और सडनली आर्ट्रिशन, यानी कोई पर्सन सडनली छोड़ जाए या सिचुएशन हो जाए ऐसी क्रिएट, उसमें होने वाले रिस्क को रिड्यूस करता है ये प्लान, सक्सेशन प्लानिंग। दूसरा, सक्सेशन प्लानिंग जो होती है उसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि मैनेजर अपने साथ के कलीग्स, अपने कोवर्कर्स, अपने सबॉर्डिनेट्स
उन सब के अंदर ऐसी नॉलेज और स्किल्स और टैलेंट को ढूंढने के लिए कंटिन्यू मॉनिटरिंग करते रहते हैं। देन जिनके अंदर ये टैलेंट मिलता है उनको टाइमली बेसिस पे ग्रूम भी ये लोग मैनेजर्स करते हैं। उसके अलावा अगर एम्प्लॉय को मालूम चलता है कि मैं यहाँ पे मेरे लिए कैरियर डेवलपमेंट हो सकता है, तो वो और अच्छा बेटर परफॉर्म करता है ताकि वो मैनेजर्स की गुड बुक्स में आ जाए और उसका कैरियर डेवलप हो जाए। अगर एम्प्लॉय को ये मालूम चलता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशंस के लिए इंटरनल एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है कि कोई इंटरनल एम्प्लॉय का पर्सन भी की पोजीशन को संभाल सकता है और उसको लगता है कि यहाँ मेरा कैरियर जो है बढ़ेगा, मैं कहीं ना कहीं जॉब एनरिच करूँगा, मेरा कैरियर एनरिच करेगा, तो वो उस कंपनी में स्टेबल रहना चाहता है, लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है। उसके अलावा अगर हम इंटरनल एम्प्लॉयज़ को ही ये मौका देते हैं कि टू हैंडल की पोजीशंस, तो नए पर्सन को लाके जो हमारा टाइम और कॉस्ट लगने वाला है वो हम सेव कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय हमारे यहाँ एग्जिस्ट है तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी हमारे यहाँ बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी पुराने कर्मचारी या लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहते। तो ये हमारे लिए रिटेंशन रेट भी या हमारी कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज़ करता है। तो ओवरऑल हमने देखा सक्सेशन प्लानिंग हमारी समझ में आया कि जब एक कंपनी अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ के अंदर टैलेंट, नॉलेज और स्किल्स ये फाइंड आउट करती है और ये देखती है कि अगर कोई की पर्सन हमारे यहाँ जॉब छोड़ गया और उसको संभालने के लिए हमारा इंटरनल एम्प्लॉय कितना कैपेबल है, इसकी प्लानिंग को सक्सेशन प्लानिंग कहा जा रहा है। अगर हम प्रोसेस की बात करें, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले तो आप ये देखिए की पोजीशन को फाइंड आउट करिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशन कौन कौन सी है और उनकी की पोजीशन में काम करने वाले पर्सन यदि सडनली जॉब छोड़ गए तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना लॉस होने वाला है और उस पोजीशन को फिलअप करना हमारे लिए कितना मैंडेटरी है एज सून एज पॉसिबल, ये हमें पहले की फाइंड आउट करना है। फिर जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई CEO लेवल का पोस्ट है हमारे लिए और हमें पता है कि विद इन 6 मंथ्स या 8 मंथ्स या 9 मंथ्स के बाद ये पर्सन जॉब छोड़ेगा क्योंकि रिटायर हो रहा है, तो हमारे पास 9 महीने हैं ये देखने के लिए CEO के नीचे जो हमारे सीनियर मैनेजर हैं या CEO के नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनमें ऐसे कितने लोग कैपेबल हैं जो इस CEO की पोजीशन को तुरंत संभाल सकते हैं। तो इसकी प्लानिंग हम सक्सेशन प्लानिंग के अंदर देख रहे हैं। दूसरा आता है हमारा आइडेंटिफाई द सक्सेसर। जब हमें पता लग गया कि ये जॉब हमारे लिए हो सकती है कि ये की पोजीशन है और इस पर बंदा छोड़ के जॉब जा सकता है, अब ये फाइंड आउट करिए कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जो इस जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आता है सेकंड पॉइंट। देन आता है थर्ड पॉइंट, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कॉम्पिटेंसीज़ होनी चाहिए, उसका भी आइडेंटिफिकेशन आपको थर्ड स्टेप में करना है। देन अगर आपने 3 चीज़ों को फाइंड आउट कर लिया तो इन 8 महीनों में या 9 महीनों में हमें प्लान बनाना है कि इसके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज़ कैसे बिल्डअप और की जाए ताकि ये इस पोस्ट को संभालने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए प्रिपेयर हो सके। और लास्ट आता है एक्सेसिंग द प्रोग्रेस या मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। जब तक वो पर्सन उस पोस्ट पे नहीं पहुंच जाता, यानी 9 मंथ्स के बाद, 9 मंथ्स हर एक पर्सन जो कि उस पर्सन आइडेंटिफाइड सक्सेसर से कांटेक्ट में है, कोऑर्डिनेशन में है या उसके साथ काम कर रहे हैं, उनको पूरी मॉनिटरिंग और रिव्यू करना रहेगा कि कहाँ पे ये परफॉर्म बेटर करता है, कहाँ पे इनकी इस नॉलेज है, स्किल्स कौन कौन सी हैं और क्या और किस किस एरिया में इनको डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तभी हम समझ पाएंगे कि हमने जो आइडेंटिफाई किया था सक्सेसर टू हैंडल अ पर्टिकुलर जॉब और अ की पोजीशन,
तभी वो उस पोजीशन पे वो बैठ के ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो पाएगा, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने वो पोस्ट क्रिएट की थी। तो बीइंग एज ए एचआर आपको क्या करना है, आपको की पोजीशन को भी फाइंड आउट करके रखना है, कौन कौन उस पोजीशन को संभालने के लिए कैपेबल है ये भी देख के रखना है, उस की पोजीशन को फुलफ़िल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जॉब में वो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो पर्सन आपने फाइंड आउट किया है वो उसके अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ और कहाँ उसके अंदर लैकनेस है ये आपको देखना है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करने के बाद उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है इसकी आपको मॉनिटरिंग करनी है। ये सारा काम आपको बीइंग एज ए एचआर करना होगा। थैंक यू।